तो मैग्नेटिज्म के इस लेक्चर में आज हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक छोटा सा पार्ट बाकी रह गया है, वो हिस्टैरिसीस कहलाता है। सो हिस्टैरिसीस क्या है ये सीखेंगे, और टेम्परेरी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहीं पर हम एक मटेरियल और पढ़ लेंगे, सुपर कंडक्टर। कभी कभी पूछा जाता है कि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो जैसे नॉर्मल कंडक्टर है तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड होके जा रही है, लेकिन जब यही नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होना मेसनर इफेक्ट कहलाता है। द एक्सपल्जन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम विद इन द कंडक्टर इज नोन एज मेसनर इफेक्ट। तो एक मेसनर इफेक्ट देखेंगे। जब सुपर कंडक्टर होता है तो हम लोग उसको मैग्नेटिकली क्या कर सकते हैं, लेविटेट कर सकते हैं। इसे लेविटेट कर सकते हैं। लेविटेशन का मतलब है कि आप नीचे मैग्नेट लगा देंगे, ये सुपर कंडक्टर है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठ जाएगा। बीच में आपने कोई फोर्स लगा के होल्ड नहीं कर रखा है इसको। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड है। सुपर कंडक्टर डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करता है, तो रिपल्सन की वजह से वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। इस तरीके से हम मैग्नेटिकली क्या कर सकते हैं, लेविटेट कर सकते हैं इसको। सो मैग्नेटिक लेविटेशन पूछा जा सकता है अपने से। जैसे मैग्लो ट्रेन जो चलती है, तो मैग्लो ट्रेन को हम सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स लगा करके क्या करते हैं, उसको रेल ट्रैक के ऊपर उठा लेते हैं। सो ये जो फिनोमिना है दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिकली हम उसको ऊपर उठा सकते हैं। तो एक तो ये देखना है अपने को, कंडक्टर और सुपर कंडक्टर का डिफरेंस समझेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट भी डिफरेंस समझेंगे, इनका मतलब क्या होता है। और हमें मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कोर बनाना है या इलेक्ट्रिकल मोटर की कोर के लिए मटेरियल यूज करना है, तो कौन सा सूटेबल रहेगा मेरे के लिए, इस तरीके का मटेरियल लेना चाहिए या इस तरह का मटेरियल लेना चाहिए। सो आज हमें कुछ बेसिक चीज़ें इसमें जो है डिस्कस करना है। इससे पहले मैंने आपको इसके लेक्चर में सिखा दिया था कि हमारा जो है फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म मैंने बताया था कि हम इसको जो है यहाँ से सीख सकते हैं कि इसके अंदर डोमेन्स होते हैं, और एक डोमेन के अंदर जो भी डाइपोल्स हैं उन सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। इसके बाद हमने जब कोई बी में नहीं रखा और पहले से मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई। जब मैं बी में रखता हूँ किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो और डोमेन्स जिनमें डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उनका साइज बड़ा हो जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उनका साइज छोटा हो जाता है। इस तरीके से डोमेन बाउंड्री क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब जब मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालूंगा तो ये दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लेता है। सो मैंने आपको ये बताया था, उसकी रिटेंटिविटी बता दिया था। व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज विथड्रॉन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड देन दे रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिटेंटिविटी। ये हम पहले पढ़ रखे हैं। इसके बाद हमने आगे देखा था कि यदि हमारे पास जो है मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रखे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, इसके बाद हम उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालते हैं तो उसको रिटेन कर लेता है। लेकिन यदि मैं उसे डीमैग्नेटाइज करना चाहता हूँ तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाना पड़ेगा। सो वो जो फील्ड है जिस पर वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा उस फील्ड को हम कोर्सिविटी बोलते हैं, या दैट इज़ नोन एज कोर्सिव फोर्स। पुराने राइटर जो है कोर्सिव फोर्स यूज़ किए थे, सो आज के डेट में भी हम कोर्सिव फोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको। फिर ससेप्टिबिलिटी बता दिया था क्या होती है, और ये जो है हमारा टेम्परेचर, यहाँ पर ये जो भी टेम्परेचर है ये इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है। सो T इज इक्वल टू TC, और ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये फेरोमैग्नेटिक के लिए है। मतलब यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है दैट इज़ बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक के मैंने यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी नहीं लिख रखी है, ये तो केवल और केवल तब है जब हमारा टेम्परेचर किससे ज़्यादा है, इससे TC से ज़्यादा है। सो इस तरह की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करना चाहेंगे कि हिस्टैरिसीस क्या होती है। और हिस्टैरिसीस मतलब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि आप जब जैसे मान लिया कि इसमें यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, फिर एक समय सैचुरेशन पहुँच जाएगा। सैचुरेशन का मतलब सारे जो डोमेन्स हैं वो एक डायरेक्शन में आ गए। फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, और आपने बाहर की फील्ड क्या कर दिया, जीरो कर दिया, लेकिन इसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ। सो ऐसे हम इसको ड्रॉ करके अभी समझने के प्रयास करते हैं।
सो हिस्टेरेसिस है और सुपर कंडक्टिविटी, इन दोनों चीज़ों को देखना है हमें। तो सबसे पहला है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरेसिस शो नहीं करेंगे। सो ये किसकी प्रॉपर्टी है? property of ferromagnetic material. So this is the property of ferromagnetic material। और हम ये एक्सपेरिमेंटली इस तरह के लूप बना सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन है? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम, और भी हम इसमें जो है चाहें तो अलॉयज़ मिलाकर इनकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो होगा क्या? हिस्टेरेसिस लूप बनेगी कैसे? आप मटेरियल से हिस्टेरेसिस लूप कैसे बना सकते हैं? सो आप यहाँ पर H लगाएंगे। H मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो यहाँ पर है ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया V की वैल्यू। सो हम मान लेते हैं कि शुरू में हमारा जो मटेरियल है वो वर्जिन कंडीशन में है। वर्जिन का मतलब शुरू में मैग्नेटाइज नहीं है, उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो जब हम H की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू भी 0 लेंगे। अब धीरे धीरे आप H की वैल्यू बढ़ाएंगे, से मैग्नेटाइज होता रहेगा, मैग्नेटाइज होते होते ये यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये इस तरह का फ्लैट कर्व हो गया। सो यहाँ पर ये सैचुरेशन पे आ गया। सो दैट इज़ B सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है कि ये जितने भी डोमेन्स हैं जिनका जो ग्रो करना था सभी वो एक डायरेक्शन में आ गए, ये सैचुरेट हो गया। अब इससे अधिक आप जो है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे आप जब फील्ड की वैल्यू कम करेंगे तो ये कम होगा और यहाँ कहीं आ जाएगा, ये वापस इस रास्ते से नहीं लौटेगा। तो यहाँ पर उसने मैग्नेटिक फील्ड को बचा लिया है। दिस इज़ नोन एज रिमेनेंट मैग्नेटिक फील्ड। BR इज़ द रिमेनेंट मैग्नेटिक फील्ड। सो B सैचुरेशन जो है, B सैचुरेशन जो मैंने लिखा, ये तो एक सैचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। और BR जो है वो रिमेनेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रिमेनेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन आप जो है ध्यान रख सकते हैं। सो अब जैसे यहाँ पर अभी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस मटेरियल के अंदर नहीं थी, आप जो है बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। H मैंने आपको बता रखा था, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। दोनों की बातें मैंने आपको पहले समझा दिया है। धीरे धीरे आप करेंगे तो मैग्नेटाइज होगा और ये यहाँ पर सैचुरेशन पर आ गया, मतलब अब इसकी वैल्यू बढ़ना बंद हो गई। अब आप जब इसे वापस ले जाएंगे तो ये कम होगा और यहाँ आ गया। अब आप देखिए, आपने H की वैल्यू 0 कर लिया है, हटा लिया है अपनी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से। अब आप यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा के रखे, लेकिन फिर भी मटेरियल मैग्नेटाइज है। सो उसने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लिया। अब आप चाहते हैं उसको डीमैग्नेटाइज करना। सो अब आप इस H को अपोजिट डायरेक्शन में लगाइए, मतलब पहले H इधर की तरफ था, अब अपोजिट लगा दीजिए। सो आप उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे तो धीरे 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 वो अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन पर पहुंच जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन का सैचुरेशन आ गया। ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना देंगे यहाँ। इसके बाद फिर आप इसको वापस लाएंगे तो फिर वो यहाँ आ जाएगा ऐसे, और फिर आप इसे मैग्नेटाइज करेंगे तो इस तरीके से वो लूप बन जाएगी। तो ये आपकी जो लूप बन गई दैट इज़ हिस्टेरेसिस लूप। ये जो यहाँ पर है इसे कहते हैं हम HC। HC का मतलब कोर्सिव फोर्स या कोर्सिविटी, दैट इज़ कोर्सिव फोर्स। कोर्सिविटी ये मैंने बता रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगा दिया। इधर H प्लस था, इधर H क्या है माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो B की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। सो जिस एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटाइजेशन अंदर 0 हो जाए, मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए, वो फील्ड क्या कहलाती है? कोर्सिव फोर्स या कोर्सिविटी कहलाती है। ये हमने यहाँ पर ध्यान दिया। अब मैं उस मटेरियल को अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दे रहा हूँ, तो आप जब इसे लिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। पहले इसके डोमेन्स यदि उधर की तरफ थे तो किसी पर्टिकुलर पोर्शन के डोमेन्स इधर की तरफ हो जाएंगे, से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। अब मैं फिर इसे वापस लाता हूँ तो अपनी फिर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया, लेकिन इसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लिया। तो ये आप देखिए, ये सैचुरेशन थी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो है -BR लिख देता हूँ जिससे अपने को पता चल जाए कि अपोजिट डायरेक्शन। तो ये रिमेनेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लिया है? बचा लिया है। फिर आप धीरे धीरे ले जाएंगे तो फिर ये कोर्सिविटी आ जाएगी यहाँ पर,
है ना। जब आप यहाँ पर माइनस वाली फील्ड लगाए थे तो प्लस से मिली, प्लस वाली लगाई तो माइनस से मिली। तो इस तरीके से हम लूप बना सकते हैं और यही लूप क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस लूप कहलाती है। तो इसमें 2-3 तरह की प्रॉपर्टी मिली जो मैक्सिमम, इसके बाद आप मटेरियल को जब मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं तो वो जो फील्ड होती है दैट इज़ नोन एज सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो हमें ये रिमनेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलती है दैट इज़ नोन एज रिमनेंट मैग्नेटिक फील्ड VR। ये कब मिलेगी, जब हमने बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दिया है। कोर्सिविटी कब मिलेगी कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं और हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो जिस वैल्यू के लिए, H की जिस वैल्यू के लिए जो है वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा दैट इज़ नोन एज कोर्सिविटी। अब है क्या कि ये वैल्यू यदि ज़्यादा चौड़ी है, मतलब ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है, सो आपको मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना होगा। तो यदि ये आपकी विड्थ ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक आप पूरी यहाँ से ले सकते हैं, तो यदि आपकी विड्थ ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि हार्ड मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। और यदि विड्थ कम है तो वो टेम्पोररी मैग्नेट है। जैसे ये यहाँ पर ज़्यादा है, लार्ज कोर्सिव फोर्स है, और यदि यहाँ पर लेते हैं तो स्मॉल कोर्सिव फोर्स है, यहाँ पर लेते हैं तो बहुत स्मॉल कोर्सिव फोर्स है, और यहाँ ले रहे हैं तो ये लार्ज कोर्सिव फोर्स है। तो स्मॉल कोर्सिव फोर्स और लार्ज कोर्सिव फोर्स, या कोर्सिविटी भी बोल सकते हैं, कुछ राइटर्स कोर्सिव फोर्स बोलते हैं, कुछ कोर्सिविटी लिखते हैं उसको। सो हम यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि बार बार यदि आप मैग्नेट को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो टोटल विड्थ चाहिए। एक बार ही आप देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो परमानेंट मैग्नेट बन गया। और यदि अपने को कम मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ रही है तो टेम्परेरी मैग्नेट कहलाएगा। सो टेम्परेरी मैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट जिसको हम कम मैग्नेटिक फील्ड लगा करके डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट जिसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम H को प्लॉट करते हैं और ऊपर यहाँ पर B को प्लॉट करते हैं। H वो फील्ड है जो हम बाहर से मटेरियल में लगाते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, और वो B नेट फील्ड है जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। एक फील्ड वो जो हमने लगा रखा है, प्लस मैग्नेटाइजेशन के कारण उसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो हो जाएगी। सो मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो V की वैल्यू होती है वो आप कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट H प्लस M। M आपने बाहर से लगाया, M मैग्नेटाइजेशन से प्रोड्यूस हो गई, तो टोटल फील्ड कितनी हो गई, H प्लस M, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये V के इक्वल हो जाएगा। सो ऐसे हम बता सकते हैं इसको यहाँ पर। हमने यहाँ पर हिस्टैरिसीस लूप ले लिया। अब हिस्टैरिसीस लूप में या इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखना होगा। सो पहला यह है कि हम उस एरिया को एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप, area of the hysteresis loop is equal to loss of energy per cycle। यदि आप जो है बार बार अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो उसकी एरिया क्या होगी, एनर्जी लॉस के इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी। सो आप जब अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे तो उसमें एनर्जी लॉस होगा। एरिया जितना ज़्यादा होगा एनर्जी लॉस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यदि आपको ऐसी जगह यूज़ करना है जहाँ बार बार मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना है, सो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एरिया वाली लूप कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं तो एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगी। सो एक तो एरिया ये बताता है। दूसरा, यदि मुझको टेम्परेरी मैग्नेट के लिए चाहिए, फॉर टेम्पोरेरी मैग्नेट, सो टेम्पोरेरी मैग्नेट के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए हाई परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी तो ज़्यादा होती ही होती है, जो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। परमिएबिलिटी ज़्यादा हाई होगी तो बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी जो है हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड अंदर भेज सकते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स जितना इजीली अंदर ट्रेवल कर सकते हैं उसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए टेम्पोररी मैग्नेट के लिए। इसके बाद लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए। लो रिटेंटिविटी मतलब वो बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं करे। और थर्ड ये होना चाहिए लो कोर्सिविटी।
सो उसकी कोर्सिविटी भी लो होनी चाहिए। यदि उसकी कोर्सिविटी जो है लो नहीं है, हाई है, सो उसे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में हमारा एनर्जी वेस्ट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। और इस तरीके से फॉर परमानेंट मैग्नेट, यदि मैं परमानेंट मैग्नेट के लिए मटेरियल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सो परमानेंट मैग्नेट के लिए देखिए मैग्नेट बनाना है तो परमेबिलिटी तो अपनी को ज़्यादा रखनी पड़ेगी। सो परमेबिलिटी तो मैं क्या लिख रहा हूँ, हाई परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को बताने के लिए हम रिलेटिव परमेबिलिटी यूज कर सकते हैं। सो म्यू आर हाई होगा। सेकेंड, हाई रिटेंसिविटी। यदि आप बहुत पावरफुल मैग्नेट बनाना चाहते हैं सो आपकी रिटेंसिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। पावरफुल नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन परमानेंट बनाना चाहते हैं तो आप रिटेंसिविटी लो ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। बट हाँ, हाई रिटेंसिविटी डिजायरेबल है। इसके बाद हाई कोर्सिविटी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन इसी बात से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है वो मैग्नेट परमानेंट है कि नहीं। सो ये मेन फैक्टर होता है। मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, उसकी कोर्सिविटी। यदि आप जो है टेम्पररी मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो लो कोर्सिविटी, परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हाई कोर्सिविटी। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आयरन लेते हैं, सो सॉफ्ट आयरन तो टेम्पररी मैग्नेट के लिए हो गया, उसमें स्टील या कार्बन मिला करके आप क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। इस तरीके से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं अपने टेम्पररी या परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। तो ये हिस्टेरेसिस हो गया, बहुत आसान सा है। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला जो है बुक से मिले। जैसे मैंने कुछ डायग्राम्स नेट से लिए हुए हैं तो आप देखिए उसमें बीच में कोई भी नहीं है, तो आपके मटेरियल पहले से मैग्नेटाइज है। मैंने क्या लिया था, शुरू में एक ऐसा मटेरियल लिया था जो मैग्नेटाइज नहीं था। सो जब हमने कोई एच नहीं लगाया तो उसका वी भी जीरो था। जैसे जैसे हम एच बढ़ाते गए मैग्नेटाइज होता गया। मैग्नेटाइज होने का मतलब है कि उसकी डोमेन बाउंड्री है वो डिस्प्लेस होती रहेंगी। धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुँच गया जहाँ डोमेन बाउंड्री डिस्प्लेस होना बंद हो गई। फिर आप अपनी फील्ड को कम करते हैं, कम करेंगे तो ये भी कम होगा, लेकिन ये जीरो पर नहीं आएगा और ना ही इसको वापस जो है उस पाथ को फॉलो करे। तो यहाँ आ गए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिली दैट इज नोन एज रिमनेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम रिटेंसिविटी बोलते हैं। यदि वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रिटेंसिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं मान लो इस पॉइंट को दे देता हूँ, तो ये जो है रिटेंसिविटी को बता रहा है और ये जो टर्म है किसको बता रहा है, कोर्सिविटी को बता रहा है। फिर आप चाहते थे कि ये डीमैग्नेटाइज हो जाए, सो पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रहे थे पॉजिटिव, अब कहाँ हो गए माइनस निगेटिव। सो निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड जो आप अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो जिस मैग्नेटिक फील्ड पर उसका मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो जाएगा, मतलब मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स। अब आप अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दीजिए तो अपोजिट मैग्नेटाइज होगा। आप निगेटिव फील्ड को बढ़ाते जाइए, इधर इधर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए निगेटिव एच सी पर आ गए, ये माइनस एच सी आप चाहें तो, और निगेटिव बढ़ाते गए तो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो गया और धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, सेचुरेशन पर। सेचुरेशन का मतलब पहले इसके डोमेन इधर की तरफ है, अब इसके डोमेन इधर की तरफ है। फिर आप वापस लाइए अपनी निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड को घटाइए, तो जब आपने जीरो कर दिया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई क्योंकि अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बचा लेगा। तो सैचुरेशन की वैल्यू ज़्यादा है, रिमनेंट की वैल्यू कम है। सैचुरेशन का मतलब कि आप उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक उसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक जो बाउंड्रीज़ हैं उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब बार बार जब इसे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे तो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गर्म हो जाएगा। सो कितनी हीट जनरेट करेगा वो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लूप की एरिया से निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होगा, लॉस इन एनर्जी। फिर मैंने आपको बता दिया कि टेम्पररी मैग्नेट के लिए क्या चाहिए और परमानेंट मैग्नेट के लिए कैसे मटेरियल चाहिए। सो लो रिटेंसिविटी, लो कोर्सिविटी रिक्वायरमेंट है टेम्पररी के लिए, और हाई परमानेंट मैग्नेट के लिए चाहिए हाई रिटेंसिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं चाहिए तो आप रिटेंसिविटी इंटरमीडिएट भी ले सकते हैं, ना बहुत हाई हो ना बहुत लो हो, लेकिन कोर्सिविटी तो आपको ज़्यादा चाहिए। कोर्सिविटी यदि आप कम लेंगे तो बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड से ही हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सो अब इस पार्ट में हम थोड़ा सुपर कंडक्टर समझना चाहते हैं। सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी। सो नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, या टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी जो है कंडक्टिविटी कम होती रहेगी। जैसे मैंने मान लिया कि ये रेजिस्टिविटी रो और सपोज टेम्परेचर टी मान लिया। यदि नॉर्मल कंडक्टर है तो आप इसकी ये जो है यहाँ से बढ़ाते रहेंगे
रेजिस्टिविटी बढ़ते 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 ये कहीं ऐसे आ जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इन केल्विन, रेजिस्टिविटी जीरो नहीं है। ये नॉर्मल कंडक्टर हो गया जो सुपर कंडक्टर में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं सुपर कंडक्टर के लिए लेता तो ऐसा होता कि जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और एक बार ऐसा आएगा कि सडनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर जीरो हो गई वो जो है क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। सो ये नॉर्मल कंडक्टर है। नॉर्मल कंडक्टर मतलब ये कंडक्टर है, आप इवन 0 केल्विन पर भी इसकी रेजिस्टिविटी जीरो नहीं है तो ये कभी भी सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हर मटेरियल को आप सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनसे तो सुपर कंडक्टर कभी भी नहीं बनते। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं या बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं या हम एलॉय बना सकते हैं जिनको आप सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंडक्टर है और ये क्या चीज़ है, सुपर कंडक्टर है। तो हर ये जो है यहाँ पर इसके इधर की तरफ यदि हम इन टेम्परेचर पर लें तब तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और इधर की तरफ लें तो क्या है, ये सुपर कंडक्टर है। और जो TC है वो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया कि वो टेम्परेचर जिस पर अचानक क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, critical temperature is that temperature at which resistivity becomes zero। ग्रेजुअली जीरो नहीं होगी, सडनली एकदम सीधा, ऐसा नहीं कि ग्रेजुअल घटते 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 जीरो की तरफ होगा, एकदम वहीं पर। क्रिटिकल हम लेते वहीं पर है। इससे इधर वाला यदि हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल से ज़्यादा है तो कंडक्टर, उससे कम है तो यदि T लेस देन आर इक्वल टू TC तब तो ये सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर हो गया। और यदि मेरा T ग्रेटर देन TC है तो ये कंडक्टर है, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सो ये इस तरह की चीज़ें हो गई। सो सुपर कंडक्टर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे मान लेता हूँ मैं, मेरे पास ये एक कंडक्टर है। सो ये कंडक्टर की एक वायर ले लिया मैंने, दिस इज़ अ कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर से मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस बना लिया। रेजिस्टेंस बना करके इसको बैटरी से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक की लगा दिया, मान लो कि K1 है, और एक ये बैटरी है जिसका EMF मैंने E मान लिया और इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R मान लिया। इस तरीके से ये कोई वायर है, सुपर कंडक्टिंग वायर हो गई। अब यहाँ पर एक मैं दूसरी स्विच लगा देता हूँ, दिस इज़ की नंबर 2। तो आप जब की 1 को क्लोज़ करेंगे तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। अब आप इस की को खोल दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो इसमें अभी ये जैसे आपने स्विच को बंद कर दिया, सो K1 क्लोज है, K1 को आपने क्लोज कर रखा है और K2 ओपन है, अभी आपने K2 ओपन कर रखा है। सो इसमें जो है इसमें करंट फ्लो होगी इस तरीके से, नहीं तो शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो अभी हमने K2 को खोल रखा है, K2 ओपन है, सो देयर विल बी करंट इन द सर्किट। सो करंट I किसकी इक्वल होगी, V/R के इक्वल होगी, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि K1 को तो ओपन कर देता हूँ स्विच को, और K2 को क्या कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि तो हमने ओपन कर दिया, सो I की वैल्यू तुरंत जीरो हो जाएगी, I फ्लो नहीं करेगी। और जब वो नॉर्मल कंडक्टर है, सो नॉर्मल कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस में हीट जरूर जनरेट होगी, और उसका मैंने आपको पावर बता दिया था कि पावर किसकी इक्वल होगा, V/I की इक्वल होगा या I/R की इक्वल होगा। ये नॉर्मल कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, उसमें हीट जनरेट होगी ही होगी। और यदि वो नॉर्मल कंडक्टर हम लेते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर से फील्ड भी जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि मेरे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, उसके अंदर से हीट करंट फ्लो करती है, तो हीट जनरेट होगी। सो हीट will be produced, thermal energy will be generated, heat will be produced when
करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। एक तो ये बात है, यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें से हीट जो है फ्लो होगी। क्यों फ्लो होगी, इसका मैंने आपको कॉलिजन थ्योरी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है कोर एटम से टकराते हैं, सो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं बैटरी से वो कॉलिजन में लूज कर देते हैं। तो जब एनर्जी लूज किया और कोर एटम से टकराए तो एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो गई, कोर एटम को। कोर एटम को एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो कोर एटम का वाइब्रेशन बढ़ गया। किसी भी सॉलिड में जो सॉलिड जिन क्रिस्टल से बना उसके अंदर जो कोर एटम है उनका वाइब्रेशन यदि आप बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको गर्म लगेगा, तो हम इसे बोलते हैं कि हमारी हीट क्या है, प्रोड्यूस हो गई है। दूसरा, हम जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे सो करंट जो है डिस्कनेक्ट करते ही तुरंत क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, when battery is disconnected then current immediately becomes zero, तुरंत जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं कुछ टाइम लगेगा। then current immediately becomes zero, immediately becomes zero। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए हीट जनरेट होगी और आप बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हैं। सो एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से करेगा, इसलिए आप यदि बाहर से एनर्जी नहीं देंगे तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सो आपको एनर्जी जब तक देंगे तब तक ही ये जो है यहाँ पर करंट फ्लो करेगी। जैसे ही आप बैटरी क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, करंट की वैल्यू तुरंत जीरो हो जाएगी। ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट क्या है कि यदि हम कोई सुपर कंडक्टर ले लें, सपोज़ कि मेरे पास ये एक सुपर कंडक्टिंग वायर है, ये मैंने एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया है और उस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को मैं जो है बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्टिंग वायर सुपर कंडक्टिंग ले रहा हूँ मैं। ये एक स्विच यहाँ भी लगा दिया और सेम उसी तरह का डायग्राम बना रहा हूँ जैसे बनाया था, और ये बैटरी, और फिर यहाँ पर एक स्विच मैंने और लगा दिया, सी दिस K1 एंड K2। और ये जो मटेरियल मैंने लिया है दैट इज़ योर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर लो टेम्परेचर पर यह भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे मटेरियल एलॉयज़ हैं जिनके सुपर कंडक्टर्स हमने डेवलप कर रखे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, केस 1 है K1 क्लोज्ड, K1 को मैंने क्लोज कर दिया, K1 क्लोज्ड है एंड K2 जो है वो ओपन है। सो करंट फ्लो करेगी उसमें। सो देयर विल बी करंट। कितनी करंट होगी मैं कैलकुलेट नहीं करा रहा, देयर विल बी करंट। तो करंट होगी यदि वो सुपर कंडक्टर है। सो देयर विल बी करंट, नो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, नो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जीरो है। सुपर कंडक्टर तभी बनेगा लो टेम्परेचर पर जब रेजिस्टिविटी इज ज़ीरो। तो रो की वैल्यू जीरो है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कभी जीरो नहीं होगी। यदि उसकी रेजिस्टिविटी जीरो है तो रेजिस्टेंस होने का मतलब नहीं, तो करंट वहाँ पर जरूर फ्लो होगी। सो देयर विल बी करंट, नो हीट विल बी प्रोड्यूस एंड रेजिस्टिविटी विल बी जीरो। सेकंड हम ये देखना चाहते हैं कि यदि मैं इस K1 को ओपन कर दूं, बैटरी हटा लूं और K2 को बंद कर दूं, सो K1 जो है वो ओपन कर देता हूं मैं। सो K1 इज़ ओपन एंड K2 क्लोज्ड। ये एकदम इमीडिएटली करना होगा एट द सेम टाइम। इसको ओपन किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। सो कंडक्टर में तो करंट जीरो हो गई थी, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगी। सो देयर विल बी करंट, देयर विल बी करंट। हीट प्रोड्यूस नहीं होगी अभी भी, नो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, नो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। सो करंट will persist without बैटरी। सो बैटरी हटाने के बाद भी उसमें करंट होगी, लेकिन मैंने आपको अभी यहाँ सिखाया है कि व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड देन करंट इमीडिएटली बिकम जीरो, और यहाँ करंट नहीं होगी। ये सब एक्सपेरिमेंट करके स्टेब्लिश हो चुका है। सो जो हमारा कंडक्टर है उसका बिहेवियर और जो सुपर कंडक्टर है उसका बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। ये टेम्परेचर केल्विन में ले लिया, ये रेजिस्टिविटी है। आप जैसे ऐसे
टेम्परेचर कम करते जाएंगे, रेजिस्टिविटी कम होगी और सडनली यहाँ 0 हो जाएगी। सो ये इधर की रीजन ही क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर कहलाता है। जब तक वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह काम करेगा तो आप बैटरी हटाएंगे तो उसमें करंट तुरंत 0 हो जाएगी, लेकिन जब वो मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा तो फिर उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर है जब हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर उसे क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर 10 केल्विन है, सो आप उस कंडक्टर को 10 केल्विन से नीचे रखिए, 8 केल्विन, 9 केल्विन, 6 केल्विन यदि आप वहाँ रखेंगे और फिर उस कंडक्टर कोई वायर रेजिस्टेंस बनाकर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आपकी ये प्रॉपर्टी ज़रूर वहाँ पर मिलेगी। सो ये सुपर कंडक्टर हो गया। सो देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर में इवन 0 केल्विन पर भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं होगी और बिना बैटरी के आपको करंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि यदि आप एक बार करंट फ्लो करा दिए फिर आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दीजिए तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद भी सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, क्योंकि वहाँ पर हीट का लॉस नहीं होता है, सो आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें 1 साल तक बिना बैटरी के उन्होंने लूप में करंट जो है MIT में फ़्लो करा के देख रखे हैं। सो ये कई सारे एक्सपेरिमेंट से इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जब हमारा मटेरियल, जब हमारा कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है तो यदि हम एक बार उसमें करंट फ्लो करा दें और फिर सडनली बैटरी को हटा दें तो उसमें जो है उसकी करंट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी और घटती भी नहीं है टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ घटती है, यदि हीट प्रोड्यूस होती तो धीरे धीरे क्या होती, हमारी करंट की वैल्यू भी कम होती चली जाती। अब मुझे आपको ये बताना है कि जो है मेसनर इफ़ेक्ट क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड जो है हम मैग्नेटिक फील्ड यदि लगा कर रखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। सो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये हमारा कोई एक कंडक्टर है, दिस इज़ अवर कंडक्टर। अब कंडक्टर है और आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, सो इसके अंदर से वो मैग्नेटिक फील्ड होकर के जाएगी है ना। चाहे जो भी मटेरियल हो, कंडक्टर डायमैग्नेटिक की तरह काम कर रहा हो, पैरामैग्नेटिक की तरह काम कर रहा हो, फेरोमैग्नेटिक, तो उसके अंदर से जाएगा। तो हम वो ले रहे हैं जो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये कंडक्टर हो गया। सो दिस इज़ अ नॉर्मल कंडक्टर। आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जरूर एग्जिस्ट करेगी, सो ये कंडक्टर है। अब आप जो है इसके टेम्परेचर को कम करते रहिए, वही कंडक्टर जिसका हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, ये इसका टेम्परेचर है जो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब मैं सेम यही जो मटेरियल लिया था, ये यही जो मटेरियल मैंने ले लिया जिसका हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, उसका टेम्परेचर T लेस देन TC कर दिया। सो अब क्या होगा कि आपकी जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है ही, लेकिन आपकी जो इधर से फील्ड जा रही थी वो इसके अंदर से नहीं जा सकती है, ये इम्पॉसिबल है अब। सो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जा ही नहीं सकती है। सो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। सो B विल बी 0। सो ये जो B 0 होना कहलाता है, यही मेसनर इफ़ेक्ट कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले मेसनर ने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा था। सो दिस इज़ मेसनर इफ़ेक्ट। सो मेसनर इफ़ेक्ट क्या हो गया, सो अब ये क्या हो गया, सुपर कंडक्टर बन गया। सो सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। सो इनसाइड अ सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इनसाइड अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट 0। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। सो क्या कर सकते हैं, एक्सपल्जन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल गई, एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सुपर कंडक्टर, फ्रॉम इंटीरियर लिख देता हूँ, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द सुपर कंडक्टर। जब भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। कभी पूछ ले कि मेसनर इफेक्ट क्या है, सो मेसनर इफेक्ट इज द एक्सपल्जन। एक्सपल्जन का मतलब अंदर से फील्ड को बाहर निकाल देना, अंदर B का 0 ही न होना ही क्या कहलाता है, जो है मेसनर इफेक्ट कहलाता है। अब आप समझिए कि सुपर कंडक्टर है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई,
सुपर कंडक्टर की कौन कौन प्रॉपर्टी हो गई? जब कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो एक तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? 0 होगी। रेजिस्टिविटी 0 है तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। दूसरा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का मतलब थोड़ा समझिए। B इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने? म्यू नॉट H प्लस M, ये लिख लिया। अब आप B को 0 कर देंगे, सो म्यू नॉट H प्लस M हो जाएगा। सो यहाँ पर जो H की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? माइनस M के इक्वल होगी। अब आप यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी लिख लीजिए। सो मैंने क्या बताया था? M/H, तो ससेप्टिबिलिटी कितनी हो गई? -1। से पूछ सकता है कि सुपर कंडक्टर की ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, तो ससेप्टिबिलिटी इज -1। सो माइनस ससेप्टिबिलिटी मैंने बताया था किसकी? डायामैग्नेटिक मटेरियल की। सो इट इज़ बिहेविंग लाइक डायामैग्नेटिक मटेरियल। सो अ सुपर कंडक्टर बिहेव्स लाइक डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब और एक छोटी सी बात देख लीजिए, म्यू आर की वैल्यू नहीं, मैं क्या बताया था? काई इज इक्वल टू म्यू आर -1। सो काई की वैल्यू कितनी? -1, म्यू आर -1। सो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 0। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 होने का क्या मतलब हो गया? कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड परमिएट नहीं कर सकती हैं। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो इसकी परमिएबिलिटी ज़रूर होगी, लेकिन इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है? 0 है। तो म्यू आर की वैल्यू 0 हो गई। अब आप म्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर 0 है तो 0 हो गया। सो परमिएबिलिटी इज 0। सो देयरफॉर permeability of superconductor is 0। सो 0 है, इसीलिए उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रही हैं। यदि किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी 0 है, इसका मतलब वो मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जाने नहीं देगा। और वो जो है ससेप्टिबिलिटी कितनी है? -1 है। सो एक यहाँ पर और लिख देता हूँ कि सुपर कंडक्टर इज ए परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल। परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे लिख देता हूँ, है ना। सो जो सुपर कंडक्टर है वो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। सो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। रेजिस्टिविटी 0 है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का मतलब मेसनर इफेक्ट बताया था। B 0 है तो H और M जो है माइनस है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा। आप जिधर की तरफ फील्ड लगाएंगे उसके अपोजिट मैग्नेटाइज हो गया, ये इसका मतलब है। सो सुपर कंडक्टर हो गया। इसके बाद ससेप्टिबिलिटी बता दिया, -1 डायामैग्नेटिक मटेरियल है और म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो उसकी परमिएबिलिटी क्या है? 0 है। परमिएबिलिटी 0 होने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी। सो ऐसे हम सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये केवल आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्यों होता है। ये एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। लंबे टाइम तक लोग जो है सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में BCS थ्योरी आई। BCS थ्योरी 3 साइंटिस्ट के नाम पर है, बर्डीन, कूपर एंड सिफर, और उनको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया है। सो कोई बहुत छोटी बात नहीं है सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना। सो इसका एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है 10+2 में। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर क्यों बन जाता है। इसमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा कोर एटम से, तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और हीट जनरेट करेगा। लेकिन सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। तो सुपर कंडक्टर में बेसिक फंडामेंटल ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन कोलाइड करना बंद कर देता है या कोलाइड करता है और एनर्जी लूज़ नहीं करता। तो मैं ये बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करता है। मान लो पूछे तो जब वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा तो उसमें कोलिजन थ्योरी वैलिड नहीं होगी। और यदि आप उस कोलिजन थ्योरी की वैलिडिटी रखना चाहते हैं तो आप ये बोल दीजिए कि वो जो है अब डिफ्रैक्ट नहीं होता है, मतलब उसका कोलिजन नहीं होता है। इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं।